आप जानते हैं ऐसे जगह की रिजॉल्व मिस्ट्री के बारे में जहां हम न सिर्फ बल्कि अन किस्म के मुख्तलिफ किस्म के जानदार भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो जगह जहां हम सब पैदा हुए, मैं बात कर रहा हूं हमारी धरती के बारे में। वो धरती जो आज से 4.6 बिलियन ईयर पहले एक आंख का गोला हुआ करती थी, जहां ज़िंदगी का कोई नामो निशान ही मौजूद नहीं था। लेकिन आज वो धरती मुख्तलिफ रंगों से फली फूली हुई है। तो आज इस वीडियो पे हम भरपूर जानने की कोशिश करेंगे कि यूजुअली ग्रेविटी नहीं होती स्पेस में, लेकिन हमारे धरती में ग्रेविटी कहाँ से आई, पानी कहाँ से आया इतनी वाफिर मिकदार में, और ऑक्सीजन अनसफिशिएंट मिकदार में कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम, सोशल एक्सप्लोरर की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज से 4.6 बिलियन ईयर पहले जब हमारा सोलर सिस्टम मौजूद नहीं था, तो उस वक्त घूम रहा होता है एक बादल जो धूल और डस्ट से भरा हुआ होता है। इसके अंदर जो गैसेस के कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। तो इस बादल का नाम दिया गया है सोलर नेब्यूला का। जब ये बादल घूम रहा होता है अपनी राह में, तो इसके बगल में मौजूद एक सितार फट जाता है। वो सितार का नाम दिया गया है सुपरनोवा का। जब ये सितार फट जाता है तो ऐसी शॉक वेव पैदा हो जाती है हमारे स्पेस में कि वो ग्रेविटी को इम्बैलेंस करके रख देती है। इसी इम्बैलेंस की वजह से जो सोलर नेब्यूला के मुख्तलिफ जगह होती है वहाँ कंट्रास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कंट्रास्ट की वजह से सोलर नेब्यूला वक्त के साथ अंदर की तरफ सुखड़ने लग जाता है। यही सुखराव की वजह से ये बन जाती है एक फ्लोटिंग डिस्क जो फ्लैट होती है। आज के दिन हमें यही देखने को मिलता है कि यही फ्लोटिंग डिस्क हमारे सोलर सिस्टम का एक नक्शा बनाती है कि हम देखते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम मुकम्मल फ्लैट है। तो यही फ्लोटिंग डिस्क हमारे सोलर सिस्टम के बनने की वजह है। तो ये फ्लोटिंग डिस्क घूमती रहती है, वक्त के साथ घूमती रहती है, तो इसके अंदर दरमियान में प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब प्रेशर और टेम्परेचर इतनी हद तक बढ़ जाता है जो 15 मिलियन सेल्सियस तक जाता है, तो इसके अंदर फिजन होना स्टार्ट हो जाते हैं। यही फिजन की वजह से वजूद में आता है हमारा सूरज। क्योंकि सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है, उस वक्त सबसे पहले बनने वाला वही मैटर था। तो इसकी वजह से जो सोलर नेब्यूला का धूल वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ ग्रेविटी, सूरज की ग्रेविटी की वजह से वो उसमें आके शामिल होना लग जाता है। तो हमें आज के दिन यही देखने को मिलता है कि जो हमारे सोलर सिस्टम का 98% मास है वो सूरज में घेरा हुआ है, और बाकी 0.2% वेस्ट नहीं गया है। और वो 0.2% से बने हैं हमारे 8 प्लेनेट। और ये 8 प्लेनेट कैसे बने हैं? सूरज के बनने के बाद जो सोलर नेब्यूला का बाकी हिस्सा रह जाता है, उसके अंदर जो पार्टिकल रह जाते हैं वो आपस में घुल मिलने लग जाते हैं बॉन्डिंग फोर्स की वजह से। जब वो आपस में बॉन्डिंग फोर्स की वजह से मिल के 1 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की रेंज तक पहुंच जाते हैं, तो ये आपस में कोलिजन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये ऐसी कोलिजन होती है कि बहुत ज़बरदस्त एनर्जी इससे रिलीज होती है, और इसका जो स्फीयर होता है वो एक लावे का शक्ल इख्तियार कर लेता है पूरा। तो इसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि बड़ी बड़ी चट्टानों को पिघल पाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्रिएशन। और ये जो मैटर आपस में कोलिजन होकर मून के साइज तक बन जाता है, इसे हम कहते हैं प्रोटो प्लेनेट, मतलब पहला प्लेनेट के बनने से पहले। मुख्तलिफ प्रोटो प्लेनेट के टकराव के बाद जो इनका शेप बन जाता है वो एक रफ तरीके से उनका शेप बन जाता था। तो इसको एक स्फेरिकल तरीके में बनने के लिए ग्रेविटी का काम होता है, क्योंकि सूरज इतना बड़ा था वो अपनी तरफ खींच जाता था, ग्रेविटी की वजह से वो स्फेरिकल शेप इख्तियार कर लेते हैं। अब चूंकि हमारे अर्थ का एक मुकम्मल शेप बन गया, लेकिन अभी भी कोलिजन की वजह से उसके अंदर इतनी गर्माइश थी कि जिंदगी की रवां दवा उधर मुश्किल थी, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि अगर कोई इंसान उधर चाहे तो 0.1 सेकंड के अंदर वो पिघल सकता था। थी बारी उसके ठंडे होने की, लेकिन ठंडे होने से पहले भी उसको एक मरहले से गुजरना था, और वो मरहला था सोलर स्टॉर्म। सोलर स्टॉर्म उसे कहते हैं जो सूरज की तरफ से शुआएं आती हैं। शुआएं आने के बाद प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से जिंदगी का रवां दवा होना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे बगल में मौजूद मार्स के साथ हुआ है, इसलिए हमें देखने को मिलता है कि उसके अंदर जिंदगी गुजरने के 0% चांस है। तो हमारे अर्थ ने इसके साथ कैसे मुकाबला किया? तो जो अर्थ के क्रस्ट में मौजूद होती है आयरन उस वक्त, तो वो पिघलने की वजह से पार्टिकल की फॉर्म में आ जाती हैं। क्योंकि उसका वजन ज़्यादा होता है तो वो अर्थ के कोर की तरफ
मुड़ना शुरू हो जाती हैं, तो अर्थ के कोर में सारे आयरन और निकल के पार्टिकल जमा होते हैं। तो जब साइंटिस्ट ने मालूम किया कि आयरन के पार्टिकल मोल्टन फॉर्म में गोल गोल घूमते हैं, तो वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे अर्थ के कोर के साथ। जब एक सूरज के गिर्द वो घूम तो वैसा ही भी रहा था। जब वो घूम रहा था तो उसने अपने आयरन की जो मोल्टन फॉर्म है उसने ग्रेविटी मैग्नेटिक फील्ड बनाई। मैग्नेटिक फील्ड बनाने की वजह से वो स्पेस में कई किलोमीटर तक फैल गई। जो सूरज को फेस करने वाला साइड था उधर 3,70,000 किलोमीटर तक वो मैग्नेटिक फील्ड फैल गई और उसने उसको रेजिस्ट किया। और जो अर्थ के दूसरे साइड में मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी उधर लाखों किलोमीटर तक दूर वो मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है। तो अभी बात आती है जो नॉर्थ और साउथ पोल में थी उधर तो मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो उधर किस तरह स्टेबल हो गई सोलर सिस्टम। तो उधर जो सोलर सिस्टम्स आती हैं वो पार्टिकल के साथ रिएक्शन करके एलोरा इफेक्ट बनाती है। एलोरा इफेक्ट बनाने के बाद ये हमारे लिए इतना नुकसानदायक नहीं हो जाती, तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अभी भी एक दूसरा मरहला मौजूद था, अर्थ का दूसरे प्लेनेट के साथ टकराव। इसका मालूम माहिरीन को इस तरह पता चलता है, जब वो मून में गए उधर से जो सॉइल लाया उसका मटेरियल तो एकदम मुख्तलिफ निकला, लेकिन जो ऑक्सीजन के आइसोटोप थे अर्थ और मून के वो एकदम सेम थे। तो यही आइसोटोप की सेम होने की वजह से हमें पता चला कि मून दरअसल अर्थ का हिस्सा था। तो कुछ ऐसा होता है आज से 100 मिलियन साल पहले कि एक और प्लेनेट जिसका नाम थिया रखा गया है वो अर्थ के साथ टकराता है। उसी टकराव की वजह से हमारा मून वजूद में आता है। जब वो थिया नामी मार्स के इतने साइज का प्लेनेट हमारे जब अर्थ के साथ टकराता है तो एक बहुत बड़ा जोर सा धमाका होता है। इसी वजह से हमारी जो अर्थ की लेयर में और गर्माइश तपाइश मौजूद हो जाती है। तो ये जो पार्टिकल जो अर्थ और थिया के आसमान में स्पेस में फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं तो वो आपस में सोलर नेब्यूला की तरह कंट्रास्ट होने लग जाते हैं। यही कंट्रास्ट होने की वजह से हमारा मून वजूद में होता है। तो साइंटिस्ट का यही भी कहना है अगर थिया नहीं टकराता था तो हमारी जिंदगी अर्थ में रवा दवा होना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि दिया के टकराने की वजूहात से जो हमारा अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्ट हो गया। यही टिल्ट की वजह से हमें देखने को मिलता है साल के 4 मौसम। इन्हीं मौसमों में मुख्तलिफ किस्म के हमें फल मिलते हैं जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो मून एक वजूहत यही भी है कि जो दरिया में लेयर्स प्रोड्यूस होते हैं वो मून की वजह से होती हैं और इन्हीं लेयर की वजह से जो आवी मखलूक़ात होती हैं उनको न्यूट्रिएंट मिलता है। अब सवाल ये पैदा होगा, जनवरी 2005 को डीप क्राउ नामी एक एयरक्राफ्ट को भेजा जाता है जो अर्थ से दूर हज़ारों किलोमीटर एक कॉमेट के पास पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद उसके आगे एक कॉपर लगाया जाता है जो 350 किलोमीटर का होता है। उसको कॉमेट के साथ इम्पैक्ट कराया जाता है और उसकी रेडियो स्टेशन से तस्वीरें ली जाती है। फिर इससे एनालाइज किया जाता है कि इसमें जो बर्फ़ है स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए से है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट से जो कॉमेट होता है वो हमारी अर्थ तक कैसे पहुंच गया। तो ये काम कर सकता है हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के करीब है। तो इसकी जो ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा होने की वजह से जो एस्ट्रॉयड बेल्ट नॉर्मल ऑर्बिट में रोटेट कर रही होती है सन के साथ, तो वो क्या होती है इलिप्ट हो जाती है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल होने की वजह से ये एक ओवल शेप बनाती है जो एस्ट्रॉयड और कॉमेट अर्थ की दिशा में आ जाते हैं तो वो कॉमेट अर्थ के साथ टकराने लगते हैं। तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है तो वो कॉमेट टकराने के बाद जो बर्फ़ होता है वो सारा पिघल के पानी का शेप इख्तियार कर देता है। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन हमारी अर्थ में कैसे आया, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।